हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जितने भी मेरे देशवासी हैं, मेरे यारे प्यारे हैं, आस पड़ोस के हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सभी को हैप्पी दीपावली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जितनी भी मेरी बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, बहनें हैं, छोटी हैं, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और भगवान आप पर हमेशा सदा सुहागन का आशीर्वाद बनाए रखे और आपका ऐसे ही करवा चौथ खुशी खुशी मनता रहे। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे फिर वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम समय को ख़राब ना करते हुए हम कहानी की तरफ आगे। दोस्तों, ये कहानी बिहार के रोहतास ज़िले के एक छोटे से गांव की है, जिसमें एक महिला रहती है। उस महिला की उम्र महज 26 साल होती है। वो महिला हर रोज़ गली गली हर घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है और अपने जीवन का निर्वाह करती है। वो हर रोज़ की तरह एक घर के दरवाजे पर जाकर बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा। और ढेर सारा उनको आशीर्वाद देती है। लेकिन जब उसको दरवाजे के ऊपर खड़े हुए काफ़ी समय हो जाता है और भिखारिन महिला को घर के अंदर से किसी भी तरह की कोई भी आहट, कोई भी आवाज़ नहीं आती है और ना ही घर के अंदर से कोई निकल कर बाहर आता है, तब वो काफ़ी देर तक खड़ी होकर किसी के घर के अंदर से आने का इंतज़ार करती है। लेकिन जब घर के अंदर से कोई नहीं निकल कर आता है तो वो अपना उदासी भरा चेहरा लेकर घर के दरवाजे से लौट कर जाने लगती है। तभी पीछे से उसको एक व्यक्ति की ज़ोर से आवाज़ सुनाई आती कि आप रुक जाइए, मैं किसी ज़रूरी काम में लगा हुआ था, इसीलिए मैं बाहर मेन गेट पर नहीं आ रहा था और मुझे बाहर आने में देर लग रही थी। जैसे ही भिखारिन महिला उस व्यक्ति की आवाज़ को सुनती है और वो पीछे घर की तरफ मुड़ जाती है और जैसे ही घर की दहलीज पर जाकर खड़ी हो जाती है, उसी तब तक वो व्यक्ति भी घर के बाहर मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे वो भिखारिन महिला उस व्यक्ति को देखती है तो उस व्यक्ति को देखकर वो दोबारा से ज़ोर से आवाज़ लगाती है और कहती है कि भगवान आपका भला करेगा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगा। और ढेर सारा उसको आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उस भिखारिन महिला के चेहरे को देखते हैं तो वो एकदम हैरानी भरी नज़रों से उसे देखते रहते हैं। वो उस व्यक्ति का नाम प्रीतम होता है। वो प्रीतम की आयु लगभग 30 साल के आसपास होती है। और वो उस भिखारिन महिला से कहते हैं कि काश मैंने आपको कहीं देखा है और मैं आपको जानता हूँ। और जैसे वो भिखारिन महिला उस व्यक्ति के मुंह से अपनी बातों को सुनती है कि कहाँ देखा है, तो वो एकदम तो चकित सी खड़ी रह जाती है और फिर तो थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराती है और उस व्यक्ति से कहती कि साहब, हम तो हर रोज़ गली गली हर घर के दरवाजे पर भीख मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, आपने हमें कहीं भीख मांगते हुए देखा होगा। लेकिन प्रीतम भिखारिन महिला से कह देते कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो महिला भिखारिन महिला कहती है कि आप हमें कैसे अच्छे तरीके से जानते हैं। और प्रीतम उस भिखारिन महिला से पूछ बैठते हैं कि आप कहीं सोनी की सहेली मंजू तो नहीं। जैसे ही भिखारिन महिला अपना नाम उस व्यक्ति के मुंह से सुनती हैं तो वो काफ़ी चकित रह जाती हैं और एक इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि ये व्यक्ति मेरा नाम कैसे जानता है और मुझे इन्होंने कहाँ देखा है। और ये बार बार जब मुझे कह रहे हैं कि मैं रियल में अच्छी तरह से मैं आपको जानता हूँ, इन्होंने हमें कहीं ना कहीं तो देखा, वो इस बात को बार बार सोचती रहती है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस भिखारिन महिला से कहते हैं कि मैंने आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है, तो वो भिखारिन महिला उस व्यक्ति से पूछ बैठती है कि आपने हमें कहाँ देखा है, आप रियल में हमें बता दीजिए। तो प्रीतम उस भिखारिन महिला से कहते हैं कि आप सोनी की सहेली मंजू तो नहीं। जैसे ही मंजू उस व्यक्ति के मुंह से सोनी का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सोनी को आप कैसे जानते हैं। भिखारिन महिला कहती कि सोनी को आप कैसे जानते हो। प्रीतम उस भिखारिन महिला से कहते कि सोनी मेरी पत्नी है, सोनी से मेरी शादी हुई है।
भिखारिन महिला कहती कि सोनी के जो पति हैं वो तो हल्के दुबले से थे और आपका तो जो अच्छे, आप तो खाते पीते लग रहे हैं, आप तो मोटे ताजे लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रीतम भिखारिन महिला के मुख से इन बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ तो समय के अनुसार, कुछ खाने पीने के जो तरीके से हमारा जो शरीर है वो अच्छा मोटा ताज़ा हो गया है, इसीलिए हम मोटे ताजे हम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भिखारिन महिला वो उस व्यक्ति से पूछ बैठती हैं कि यदि सोनी घर के अंदर है तो आप उन्हें मुझे मिला दीजिए, मुझे उनसे मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, इस बहाने से मैं सोनी से मिल भी लूँगी। लेकिन प्रीतम भिखारिन महिला से कहते हैं कि अब सोनी ने मुझे धोखा दिया, सोनी शादी से पहले ही एक लड़के से प्यार करती थी और सोनी हमें छोड़कर चली गई है। मैं अब अपने छोटे भाई के साथ अकेला इस घर में रहता हूँ। दोस्तों, प्रीतम अपने छोटे भाई के साथ उस मकान में रहते हैं और प्रीतम के जो मम्मी पापा की मृत्यु पहले ही हो गई, पहले काफ़ी समय पहले ही हो गई थी। और जो प्रीतम की जो सोनी थी, सोनी उनको धोखा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। और जो ये मंजू है, मंजू को वो किस ढंग से अच्छे से जानते हैं। प्रीतम जब भी अपनी पत्नी सोनी को ससुराल से लेने के लिए जाया करते थे, जो सोनी की सहेलियां होती थी, ये मंजू भी उन सहेलियों में से एक होती थी। और मंजू प्रीतम से जीजा के नाते काफ़ी हंसी मजाक कर लिया करती थी। इसी वजह से प्रीतम सोनी इसको मंजू को अच्छे ढंग से जानते थे। लेकिन जैसे ही मंजू सोनी की बातों को प्रीतम के मुंह से सुनती है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी दुख भी होता है और वो उसके फेस पर काफ़ी उदासी सी छा जाती है। लेकिन जैसे ही प्रीतम मंजू के फेस को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़ो और अब अपने बारे में बताओ कि मैंने सुना था कि शादी तो आपकी भी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मंजू अपनी शादी के बारे में प्रीतम के मुंह से सुनती है तो वो पूरी तरह से अपनी कहानी प्रीतम को बताती है और कहती है कि मेरी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी और जो मेरे पति थे वो काफ़ी मुझे परेशान करते थे और वो शराबी और एक नंबर के नशेड़ी थे। मेरे ऊपर वो काफ़ी मारपीट करते थे और काफ़ी अत्याचार भी करते थे, लेकिन मैं उनको काफ़ी समझाती थी तो उनके ऊपर मेरी बातों का कोई भी असर नहीं होता था। और जैसे ही मैं उनसे नाराज़ होकर अपने मायके आ जाती हूँ और मेरे मायके आते ही वो मुझसे तलाक ले लेते हैं और जैसे ही मेरा तलाक हो जाता है, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो इस हादसे को, इस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं और पहले मेरी मम्मी और फिर उसके बाद मेरे पापा की मृत्यु हो जाती है। और जैसे मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो मेरे भैया भाभी हैं वो मुझ पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर वो मुझसे लड़ाई करने लगते हैं और मेरे साथ वो काफ़ी दुर्व्यवहार करते हैं और खाने पीने की छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे भैया भाभी मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मैं उनका घर छोड़कर मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने पहले कई जगह काम किया है लेकिन सभी मेरी तरफ गलत निगाह से देखते हैं और मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने उसके बाद कई कंपनियों में काम भी किया लेकिन वहाँ भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार मेरे साथ वहाँ भी नहीं किया जाता था। उसके बाद मैंने सोचा चल मैं किसी घर में काम करके झाड़ू पोछा या खाना बनाकर मैं अपने जीवन का निर्वाह कर लूँगी, क्योंकि घरों में जो घर फैमिली मौजूद रहती है और घर फैमिली में ऐसा कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने घरों में भी काम करना शुरू कर दिया लेकिन वहाँ भी मुझे गलत नज़रों से देखा गया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की गई। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार जगह जगह होता रहा तो मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी और मैं यहाँ आकर फिर मेरे सामने और कोई चारा नहीं था तो मैं भीख मांगना मैंने शुरू कर दिया और मैं भीख मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करती हूँ और मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा जहाँ पर मैं रहती हूँ।
लेकिन जैसे मैं अपने भीख मांग कर अपने जीवन का निर्वाह करती हूँ और मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता है। जैसे ही मंजू की कहानी को प्रीतम सुनते हैं तो उसकी आंखों से आंसू झलक लगते हैं और मंजू तो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है और दोनों इन बातों को कहने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो प्रीतम अपने मन ही मन सोचने लगता है और मंजू से कहता है कि मंजू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंजू कहती है कि आप कहिए मुझसे, आप क्या कहना चाहते हैं। प्रीतम मंजू से कहते हैं कि मंजू, तुम भीख मांगती हो और परेशान रहती हो और जो बाहर की जो दुनिया है वो आपको गलत निगाह से देखती है और सब आप पर गलत निगाह डालते हैं। तो मैं आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ और यदि आपकी मर्जी हो तो मैं भी परेशान रहता हूँ और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और हमारे घर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और यदि आपकी मर्जी हो, आप चाहती हो तो क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। और आप पहले तो दोनों थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद शांत होकर मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। प्रीतम मंजू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी। मंजू कहती है कि आप बेधड़क होकर पूछो, मैं आपका किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। प्रीतम कहता है कि जैसे तुम हर रोज़ भीख मांगकर अपने जो गुजारा करती हो और फिर भी ज़माने की जो बुरी नज़र है वो तुम पर टिकी रहती है और अभी तुम जवान भी हो और मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करना चाहता हूँ और हमारे घर भी कोई भी लक्ष्मी नहीं है और हमारे जो घर की है वो स्थिति वो भी सुधर जाएगी। मेरी पत्नी सोनी ने किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लिया और तुम्हारे पति ने भी तुम्हें तलाक दे दिया है। क्यों नहीं हम भी दोनों एक मिलकर हम भी अपना नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद सोच विचार करके मंजू प्रीतम को जवाब देती है कि जैसे यदि मैं तुमसे शादी कर भी लूँ और यदि शादी करने के बाद जो तुम्हारी पत्नी सोनी दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में आती है तो तुम तो मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे, मैं तो फिर इसी हालत में आ जाऊंगी। लेकिन मैं जैसी भी अपनी हालत में हूँ और मैं ऐसे ठीक हूँ, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, लेकिन यदि मैं दोबारा से तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे तो मुझ पर मैं सहन नहीं कर पाऊँगी और मैं इस हालत में दोबारा से आऊँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा है, बल्कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही इन बातों को कहते हुए प्रीतम की आंखों से थोड़ा सा आंसू झलक जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो जितनी भी बातों को हम इनको किरोलेंगे तो उतना ही दुख होगा, हम इन सभी बातों को पीछे छोड़ देते हैं और हम भी नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। और आप मेरी बातों का विश्वास करिए, यदि वो मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आ भी जाती है तो पहली बात तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि हमने एक दूसरे को तलाक दे दिया और हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। यदि वो मेरी ज़िंदगी में आ भी जाती है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे धोखेबाज और बदमाश लड़की का जो है तो उनका कोई दीन ईमान नहीं होता है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद सोच मंजू प्रीतम को हाँ कर देती है और जैसे ही मंजू प्रीतम को हाँ कर देती है तो प्रीतम मंजू की झोली उतार कर दूर फेंक देता और उनके हाथ से कटोरा दूर अलग फेंक देता है और मंजू का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता कि आज से तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और इस घर में मैं और मेरा भाई रहते हैं और आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तब मंजू कहती है आज से ये मेरा घर है, तो प्रीतम कहता है हाँ ये आज से हमारा घर है। प्रीतम मंजू को नीचे घर पर छोड़कर किसी काम के लिए ऊपर छत पर चला जाता है और जैसे ही थोड़ी देर के बाद प्रीतम का जो छोटा भाई है वो घर के अंदर आ जाता है और जैसे ही
जैसे ही मंजू घर की जो स्थिति थी, घर की जो घर काफ़ी दिनों से गंदा हुआ पड़ा था और उसको ऐसा लग रहा था कि घर में साफ़ सफाई हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। मंजू झाड़ू उठाती है और घर की साफ़ सफाई में लग जाती है और उसको वो अपना समझने लग जाती है। मंजू घर की सफाई कर रही होती है और तभी जो प्रीतम का भाई है बाहर से घर के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो घर की में झाड़ू लगा रही होती है तो प्रीतम का भाई मंजू से आकर कहता कि हमारे घर में ये कौन नया मेहमान आ गया है और एक और नया सदस्य कौन है हमारे घर में? क्या तुम घर में चोरी करने के वास्ते से हमारे घर में घुसी हो और तुम कौन हो? तो मंजू कहती है कि एक तो तुम हमारे घर में बड़े चले आ रहे हो, हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो और मुझसे कह रहे कि तुम मेरे घर में हमारे घर में चोरी कर रही हो। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही मंजू के मुख से इन बातों को प्रीतम का छोटा भाई सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो मंजू के हाथ से झाड़ू छीन कर एक तरफ रख देता है और उसको हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जाता है। जैसे ही प्रीतम का भाई मंजू को हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहा होता है तभी ऊपर से प्रीतम नीचे की तरफ झांक कर देख रहा होता है तो वो एकदम से अपने भाई को कहता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं और मैं अभी आता हूँ, तुम वहीं पर रुको। प्रीतम जल्दी जल्दी नीचे कर छत से नीचे आता है और वो बाहर जैसे ही वो बाहर आता है तो पहले अपने भाई के हाथ से मंजू के हाथ को छुड़ाता है और फिर कहता है कि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, कि तुम्हारा जो इनसे कोई परिचय हुआ ही नहीं है और ये तुम्हारी भाभी की जो सोनी भाभी की जो ये सहेली हैं इनका नाम मंजू है। इनके पति ने इनको तलाक दे दिया है और ये भीख मांगकर अपना गुजारा कर लिया करती हैं और आज से हमने फैसला कर लिया है कि ये हमारे घर की लक्ष्मी बनेंगी, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन पहले तो थोड़ी देर के लिए अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर उनका जो छोटा भाई है चकित सा रह जाता है और वो उस पर कोई भी जवाब अपने भाई की बातों का नहीं बनता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रीतम का जो छोटा भाई अपने भाई से कहता है कि तुम इनको इस तरीके से घर में नहीं रख सकते। यदि हम इनको अपने घर में इस तरीके से रखते हैं तो गांव समाज में हमारे ऊपर सब उंगली उठाएंगे, हमारी बदनामी करेंगे और इसमें इनकी भी बदनामी होगी। क्यों ना तुम इनसे मंदिर में जाकर शादी कर लो और भाभी बनाकर इनको घर में ले आओ तो बहुत अच्छा होगा, तो ये घर में हंसी खुशी रह सकती हैं। जैसे ही अपने भाई के मुख से प्रीतम इन बातों को सुनता है तो वो प्रीतम को अपने भाई की बात बहुत अच्छी लगती है और वो तभी अपने छोटे भाई को गांव के जो मुखिया हैं उन्हें बुलाने के लिए भेज देते हैं और जैसे ही मुखिया घर पर आते हैं तो प्रीतम उनको सारी बात बताते हैं कि ये हमारी जो उनकी भाभी की ये बहू की जो वो सहेली हैं और ये भीख मांगा करती हैं और इनके पति ने भी इनको तलाक दे दिया है और मैंने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और हमारे घर की जो ये दुर्दशा हो रखी है, इनके आने से हमारे घर की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम दोनों की ज़िंदगी हमारी सुधर जाएगी। मुखिया को भी प्रीतम की बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें दो जो प्राणी होते हैं, दो प्राणियों की जो सलाह एक हो गई थी और दोनों की ज़िंदगी सुधर रही थी। दोनों को नई पीढ़ी, दोनों को नया ज़िंदगी सुधारने का जो मौका है वो मिल रहा था और दोनों अपनी ज़िंदगी मतलब जीने के लिए दोनों के मन भी वो मिल चुके थे। प्रीतम को अपने भाई के द्वारा कही हुई बातें अच्छी लगती हैं और तभी प्रीतम अपने छोटे भाई को गांव के जो मुखिया हैं उनको बुलाने के लिए भेज देते हैं और जैसे प्रीतम का छोटा भाई गांव के मुखिया को घर पर बुलाकर लेकर आता है, प्रीतम अपने और अपनी मंजू की शादी की बात मुखिया के सामने रखते हैं और प्रीतम कहता है कि मंजू का भी तलाक हो चुका है और मैंने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं और हम एक ही बंधन में बंध जाना चाहते हैं। मंजू के हमारे घर में आने से हमारे जो घर की स्थिति है, घर की जो दुर्दशा वो सुधर जाएगी।
गांव के जो मुखिया को प्रीतम की बात बहुत अच्छी लगी और वो गांव के जो मुखिया वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि दोनों को एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, दोनों की ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी और दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ होंगी। तो गांव के मुखिया है प्रीतम और मंजू को शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। और तो गांव के जो मुखिया हैं वो प्रीतम से कहते हैं कि गांव के जो 2-4 और मौजूदा जो लोग हैं आप उनको भी मंदिर में अपने साथ लेकर जाइए और उनकी हाजिरी में आप दोनों मंदिर में जाकर शादी कर सकते हैं। प्रीतम और मंजू मंदिर में जाकर गांव के 5-7 जो हैं 10-12 जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में मंदिर में शादी कर लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही मंजू शादी करके प्रीतम के घर में आ जाती है तो प्रीतम के घर की जो दुर्दशा वो एकदम सुधरती चली आती है। प्रीतम के घर में एक लक्ष्मी आ जाती है और प्रीतम की ज़िंदगी में भी बाहर आ जाती है और दोनों अपनी ज़िंदगी में एकदम से खुश हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने खुशी रहते हैं। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ मंजू एक बेटे को जन्म देती है और जैसे ही प्रीतम की ज़िंदगी में उनका बेटा आ जाता है अब तो प्रीतम की ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। प्रीतम अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बड़े अपने घर में बहुत अच्छी तरह खुशी रहते हैं। मंजू भी प्रीतम के छोटे भाई का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है और बहुत खुशी एक साथ एक ही परिवार में सभी इकट्ठे रहते हैं। लेकिन एक दिन मंजू प्रीतम से कहती है कि आप एक दिन आप मेरे लिए एक दिन का समय निकाल सकते हैं क्या? तब मंजू से प्रीतम कहता है सारा समय ही आपका है और जब भी आप कहें और जिस दिन भी कहें आप चल सकते हैं, जहाँ भी कहेगी वहीं मैं चल दूँगा। लेकिन प्रीतम मंजू से ये नहीं पूछता है कि हमें कहाँ जाना है और ना ही मंजू प्रीतम को बताती है कि मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँगी। मंजू उस बात को गुप्त रखती है, पहले नहीं बताती है। एक दिन प्रीतम बैठकर पूछता भी है कि मंजू हमें जाना कहाँ है, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? लेकिन मंजू कहती मैं समय आने पर बता दूंगी लेकिन मैं पहले आपको नहीं बताऊंगी। एक दिन सुबह का समय होता है, मंजू अपने बेटे को तैयार करती है, खुद तैयार होती है और अपने पति को तैयार होने के लिए कहती है कि हमें कहीं चलना है। लेकिन प्रीतम अपनी पत्नी मंजू को बिल्कुल भी मना नहीं करता है क्योंकि उनका जो प्रीतम हर के पास काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन थी और वो अपना दोनों भाई खेती का काम करते थे और उनके पास कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि उन्हें छुट्टी लेनी है और कहीं जाना है। उनके पास समय होता है, किसान अपनी आज़ादी का मालिक होता है, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है। लेकिन सुबह के समय प्रीतम मंजू को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन मंजू प्रीतम को ये नहीं बताती है कि हमें जाना कहाँ। जैसे जैसे रास्ता क्रॉस होता है और आधे रास्ते वो चले जाते हैं, लेकिन फिर बीच रास्ते में जाकर फिर प्रीतम मंजू से पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब मंजू कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है और मैं अपने भैया भाभी को दिखा देना चाहती हूँ कि तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था और तुमने मेरी बहुत ही दुर्गति कर दी थी। खाने पीने की छोटी छोटी बात पर तुम मुझे ताना मारा करते थे कि जब मेरी हालात ऐसी हो गई थी तो मैं अपने भैया भाभी को दिखा देना चाहती हूँ कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया था और भगवान ने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया है और भगवान ने मुझे अपना लिया है और मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है, तो मैं उनको दिखा देना चाहती हूँ। लेकिन अब तो प्रीतम मंजू की बात को सुनकर प्रीतम के शरीर में एकदम फुर्ती आ जाती है और अब तो वो भी एकदम शान से की तरह और एकदम बढ़िया तरीके से मंजू के साथ साथ चलते हैं। जैसे ही गांव के पास में मंजू अपने पति को लेकर पहुंचती है और घर के बाहर जाकर वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती है, अपने भैया भाभी को अपने घर के बाहर खड़ी होकर आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और जिस दिन से तुमने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, तुमने एक दिन भी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो मर गई है या जिंदा या किस हालत में है। और देखो भगवान ने आज मेरे साथ कितना अच्छा न्याय किया है और भगवान तुमने मुझे
अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ दिया और भगवान ने मेरी ज़िंदगी को देखो किस तरीके से मुझे अपना लिया और मुझे कितनी खुशियाँ दी और कितने मुझे एकदम से मेरी ज़िंदगी को भगवान ने सुधार दिया है। लेकिन इस बात को तो जो गाँव के उनके गाँव के पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको भी पता था कि इसके भैया भाभी इसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया करते थे। जब उसके भैया भाभी मंजू को रोटी पानी नहीं दिया करते थे, उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया करते थे, तो गांव के जो ताऊ चाचा हैं वो मंजू को कहा करते थे कि मंजू बेटे तो गली में क्यों बैठी है, ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम हमारे घर आ सकती हो। लेकिन मंजू दूसरों के घर कभी नहीं जाया करती थी, क्योंकि वो भगवान से कहती थी कि जब अपनों ने ही हमें ठुकरा दिया है तो दूसरे हमें क्या अपनाएंगे, दूसरे हमारी इज्जत क्या करेंगे जब अपनों ने हमें गली में धकेल दिया है। इस बात को सभी जानते थे और जैसे ही गांव गली और मोहल्ले के और जब मंजू की वो हालात को देखते हैं, मंजू के पति को देखते हैं, तो मंजू के भैया भाभी का जो फेस होता है वो मंजू के भैया भाभी अपने फेस को एकदम नीचे लटका कर खड़े हो जाते हैं। उनको काफ़ी शर्म आने लगती है कि मतलब ये हमारी जो बहन है ये आज इतने अच्छे माहौल में ज़िंदगी जी रही है और हम इतने बेकार माहौल में पड़े हैं। लेकिन वो मंजू अपने भैया भाभी से कहकर चलती है कि यदि तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी सहारे की है, तो तुम मेरे घर आ सकती हो और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर पाऊँगी। लेकिन कभी किसी को किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भाई को किसी भाभी को किसी अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा मंजू के भैया भाभी ने मंजू के साथ व्यवहार किया, ऐसा किसी भी जो भी मेरी इस वीडियो को देखे और इससे इस बात की शिक्षा ले कि बहन बेटी को कभी भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए, उसको टुकड़े टुकड़े का मोहताज नहीं करना चाहिए। देखो उन्होंने तो भैया भाभी ने तो मंजू की ज़िंदगी को बिल्कुल इतना ख़राब कर दिया था और भगवान ने उसको कैसे अपनाया और कैसे उसकी ज़िंदगी को संवारा। मंजू प्रीतम के छोटे भाई का भी ध्यान पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से रखती है और उनकी इज्जत बहुत अच्छे तरीके से करती है और उनके खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखती है। और प्रीतम उसका छोटा भाई और मंजू और उनका छोटा बेटा अपने घर परिवार में बहुत ही अच्छे खुशहाल रहते हैं और भगवान ने उनकी ज़िंदगी को इस तरीके से सुधारा। पहले उनकी ज़िंदगी दोनों की ही खराब चल रही थी, दोनों की ज़िंदगी में ही तबाही थी, परेशानी थी। लेकिन जब से मंजू और प्रीतम एक हो गए हैं और प्रीतम के घर में ऐसी बाहर आ गई है, ऐसी खुशहाली आ गई है, भगवान ऐसी खुशहाली सभी के घर में दे और करे। लेकिन इस वीडियो से सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। ये वीडियो सभी को एक प्रेरणादायक है, सीख देने वाली है कि जैसे मंजू को उसके भैया भाभी ने इतना परेशान किया, घर से धक्के मार के निकाल दिया, ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप उस मंजू के बारे में, क्या कहना चाहोगे प्रीतम के बारे में और क्या कहना चाहोगे उसके भैया भाभी के बारे में? और आप वीडियो देखकर और अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आप ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहिए और चलते रहिए और वीडियो देखते रहिए। दोस्तों इस तरह की जो कहानियाँ सुनाने का हमारा जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करने का नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। ये कहानी सिर्फ हम आपके सामने इस लेके आते हैं कि आप इनसे कुछ नया सीखो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो और इनसे कुछ शिक्षा लो और औरों को भी दो। ऐसे नहीं है, औरों को भी शिक्षा दो।